बड़ी खबर पंजाब से आई, जहां पर सूत्रों के हवाले से खबर है कि आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ सकती है। मंजीत सहगल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंजीत, क्या इस खबर में कोई शक की गुंजाइश है? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि सूत्रों के हवाले से अभी खबर आई है, वहां तो ममता दी ने खुद ही कह दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन क्या यहाँ पर शक की गुंजाइश है? कोई समझौता हो सकता है कांग्रेस पार्टी से? और दूसरा मंजीत, ये अपने आप में इंडिया गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ा झटका है, तो आम आदमी पार्टी क्या करने की कोशिश कर रही है? देखिए अंजना, निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस के लिए सबसे बड़ा झटका यह है, लेकिन अब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साफ कर दिया है हाल ही में जो थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि कांग्रेस के साथ किसी भी तरह का कोई गठबंधन नहीं होगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सभी 13 सीटें जीतेगी। तो अब बिल्कुल साफ पंजाब की तरफ से तो हो गया है कि पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन एक रियलिटी नहीं बनने वाला। काफी दिनों से बैठकों का दौर चल रहा था, लेकिन सीटों को लेकर खींचतान चल रही थी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ज्यादा सीटों की मांग कर रही थी, क्योंकि 2019 में जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी और आम आदमी पार्टी सिर्फ 1 ही सीट जीत पाई थी। 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल ने जीती थी और 1 सीट उस वक्त शिरोमणि अकाली दल अमृतसर ने जीती थी। तो सीटों को लेकर ये गठबंधन नहीं हो पाया। और वहीं जो 2022 में विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें सूरत बदल गई थी, क्योंकि तब आम आदमी पार्टी के पास 42% मत प्रतिशत था, कांग्रेस का मत प्रतिशत घटकर 23% रह गया था। यही कारण है कि अब आम आदमी पार्टी को भरोसा है कि वो सभी सीटों पर चुनाव जीतेगी और चुनाव अकेले ही लड़ेगी। कांग्रेस के साथ गठबंधन फिलहाल नहीं हो पा रहा है, ये अब मुख्यमंत्री की तरफ से साफ कर दिया गया है। ठीक है मंजीत, आप बने रहिए हमारे साथ। ये बड़ी खबर हम आपको पंजाब से भी बता रहे हैं, जहां से हमारे सहयोगी ये साफ कर रहे हैं कि लगभग अब शक की गुंजाइश बचती नहीं है। आम आदमी पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव वहां लड़ेगी, यानी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को दूसरा बड़ा झटका पश्चिम बंगाल के बाद पंजाब से लगता हुआ दिख रहा है। लेकिन बिहार का सस्पेंस अभी बरकरार है, उस पर बातचीत करेंगे रोहित सिंह से। और अभिषेक बने हुए हैं हमारे साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जहां पर लड़ाई दो तरफा नहीं हो सकती है, क्योंकि मायावती तो पहले से ही अलग लड़ रही हैं। लेकिन आरएलडी को 7 सीट देने के बावजूद कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग को लेकर कोई फाइनल फैसला अखिलेश यादव अभी नहीं कर पाए हैं। लेकिन उससे पहले हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन एक भावुक भाषण देते हैं, हमारे राम आ गए हैं, और उसके बाद से आज देखिए बुधवार की जो कैबिनेट होती है उसमें उन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव राजनाथ सिंह जी ने रखा राम मंदिर पर, और उसको पीएम ने और जो कैबिनेट के मंत्री उन्होंने पास किया। कर्पूरी ठाकुर का भी जिक्र हुआ है, भारत रत्न देने पर भी चर्चा हुई है। देखिए बिल्कुल भारत रत्न को लेकर जो चर्चा हुई और साथ ही साथ राम मंदिर पर जो है एक धन्यवाद प्रस्ताव जो है वो कैबिनेट की तरफ से पास किया गया, प्रस्ताव राजनाथ सिंह ने रखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट में ये भी जानकारी मांगी कि राम मंदिर को लेकर किस तरीके का जमीन से फीडबैक आ रहा है। तो सभी केंद्रीय मंत्रियों ने अपनी तरफ से फीडबैक भी दिया। और सबसे बड़ी एक और चीज देखनी चाहिए कि बीजेपी मंडल की राजनीति से अब कमंडल की राजनीति से जो है मंडल की राजनीति पे भी अपना कब्जा जमाना चाहती है। और आप देखिए 22 तारीख को जो है राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होता है। 23 तारीख को जो है कर्पूरी ठाकुर जो अति पिछड़ी जातियों के एक जननायक हैं, जिसको लेकर बिहार के अंदर ये कहा जाता है कि वो गरीबियों का मसीहा रहे हैं, गरीबों के वो नेता हैं जिन्होंने गरीबों की सही आवाज उठाई, उनको जो है भारत रत्न दिया जाता है। और उसके बाद तमाम वहां की पार्टियां, चाहे वो आरजेडी हो, नीतीश कुमार हो, ये कहते हैं कि देखिए जो है हमारी पुरानी मांग थी। और इसी पे मैं फिर से बात करता हूं पशुपति पारस जी से। पशुपति जी, पहले राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, कमंडल और फिर मंडल जो है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना, नीतीश कुमार कह रहे हैं उनकी पुरानी मांग थी। नहीं, मंडल कमंडल की लड़ाई तो बहुत पहले थी, जब बीपी सिंह जी देश के राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने थे तब हुआ। नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो उन्होंने सबसे पहला काम किया कि एक दलित परिवार के लोगों को राष्ट्रपति भवन में बैठाया। दूसरा बार जब मौका मिला तो उन्होंने एक आदिवासी महिलाओं को, जो गांव में रहती थी, तो आदिवासी महिलाओं को उन्होंने लेकर राष्ट्रपति में बनाया। तीसरी बार उन्होंने क्या किया कि वर्षों से जो मामला लंबित था, महिलाओं का आरक्षण, उन्होंने स्पेशल लोकसभा सत्र बुला करके और महिलाओं को आरक्षण दिया, जो लंबित मामला था कांग्रेस के समय से। और चौथा काम उन्होंने क्या किया कि अपने जन्मदिन 17 सितंबर को उन्होंने
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को उन्होंने पीएम विश्वकर्मा योजना का उन्होंने आविष्कार किया और उसमें 18 जातियां हैं। सब पिछड़ी जाति के लोग हैं, अति पिछड़ी जाति के लोग हैं, कामगार हैं, जैसे लोहार है, कमार है, चमार है, धोबी है, नाई है, पास सब उसी ढंग के लोग हैं। इसको उन्होंने विशेष सुविधा दिया और 13,000 करोड़ राशि भी आवंटित उन्होंने की। और कल जो उन्होंने सबसे बड़ा काम किया, जो वर्षों से लंबित मामला था, जो झोपड़ी के लाल कहे जाते थे कर्पूरी ठाकुर जी, मैं आपको एक उदाहरण दूं। जब कर्पूरी ठाकुर जी 77 में विधायक बने और मैं भी उसमें विधायक बना, वो लोकसभा सदस्य थे और बिहार के मुख्यमंत्री बने। मैं 77 में पहली बार विधायक बना। एक वाकया हुआ, कुछ हम लोग विधायक लोग गए कर्पूरी ठाकुर जी से कहने से, मुख्यमंत्री से, कि सर सीनियर आदमी को पीछे हटा करके और जूनियर को प्रमोशन दिया जा रहा है। हम लोगों ने लिख के दिया। कर्पूरी ठाकुर जी ने चीफ मिनिस्टर संचिका पर लिखा, अध्ययन करने के बाद, कि सचिव ये कतई संभव नहीं है कि बढ़िया के कंधा पर कन्या बैठी, और जो बढ़िया था वो दलित था और जो जूनियर था वो दूसरे कास्ट का लोग था। बड़ी खबर पंजाब से, जहां पर भगवंत मान ने ये कह दिया है कि सभी 13 सीटों पर हम जीत हासिल करेंगे। यानी उन्होंने साफ कह दिया है कि 13 की 13 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। अब मंजीत, खबर तो कंफर्म ही हो गई, 13 सीट पर तो तभी आम आदमी पार्टी जीतेगी ना, जब किसी और को टिकट ही नहीं देंगे वो इंडिया अलायंस में, यानी कांग्रेस को। जी बिल्कुल अंजना, अब मुख्यमंत्री भगवंत मान साफ कर चुके हैं इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं किया जा रहा है। थोड़ी देर पहले खबर आ रही थी कि यह गठबंधन नहीं होगा और अब इस पर मोहर भी लग गई है। हालांकि आम आदमी पार्टी हाईकमान की तरफ से इसकी पुष्टि होना बाकी है, लेकिन मुख्यमंत्री ने संकेत दे दिया है कि कम से कम पंजाब में तो यह गठबंधन नहीं हो रहा है। पार्टी से जुड़े सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस पीछे जितने भी बैठकें हुई उनके दौरान ज्यादा सीटों की मांग कर रही थी और इसी के चलते ये बात नहीं बनी। और आपको थोड़ा सा बता दूं कि 2019 में चुनाव हुए थे, उस वक्त आम आदमी पार्टी का जो मत शेयर था वो काफी कम था, लेकिन 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो पार्टी का मत शेयर 42% तक पहुंच गया और इसी के भरोसे अब आम आदमी पार्टी ये 13 सीटें जीतने का दावा कर रही है। कांग्रेस ने भी इधर से अपने अलग अलग सभी सीटों के लिए स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। कल ही पटियाला में स्क्रीनिंग हुई और बाकी दूसरी जगहों पर भी आज कांग्रेस पार्टी हाईकमान के जो इंचार्ज हैं देवेंद्र यादव, वो पंजाब का दौरा कर रहे हैं। तो कांग्रेस भी तैयारी कस रही है और आम आदमी पार्टी ने अब घोषणा कर दी है। तो कुल मिलाकर दोनों पार्टियां अलग अलग रूप से पंजाब में लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। ठीक है, भगवंत मान ने क्या कहा है, आइए अपने दर्शकों को सुना देते हैं जल्दी से। क्लियर है कि कांग्रेस के साथ नहीं जा रही। नहीं जा रही। देखो ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚੇ ਆ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਸੱਚੇ, ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 13 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਲਗਭਗ 40 ਦੇ ਨਾਮ ਨੇੜੇ ਦੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਕਈਆਂ ਚੋਂ 4 ਵੀ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਚੋਂ 1 ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਲੰਧਰ ਆ ਤਾਂ ਸਿਟਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ 40 ਕਰੀਬ ਦੇ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਰਵੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਸਰਵੇ ਲੈਵਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਵਿਨਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ सब तो मोहरी सूबा बनाना है। पंजाब बनूंगा हीरो 13। तो सीट बंटवारे पर आपने देख ही लिया, लगभग साफ कर दिया भगवंत नाम में। अब मान ने, अब दोनों की तस्वीर देखते हैं हिमांशु। अगर हम एक तरफ इंडिया अलायंस की आज सूरत देखें, राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा करते हैं, ममता बनर्जी कहते हैं हमें बताया नहीं, अखिलेश यादव कहते हैं ना बीजेपी बुलाती है ना कांग्रेस बुलाती है। यहाँ पर बिहार में भी वही स्थिति है। तो ये नैया डोल रही है। बिहार से लेकर बंगाल में तो हो ही गया ऐलान, बिहार से लेकर पंजाब में भी हो ही गया ऐलान। अखिलेश का भी यहाँ पर क्लियर ही है क्योंकि मायावती भी लड़ रही है। इंडिया गठबंधन की तैयारी बनाम बीजेपी, एनडीए के जो उनके कुछ साथी बने उनकी तैयारी, क्योंकि मंडल प्लस कमंडल हावी होता हुआ इधर दिख रहा है। तो तैयारी के नजरिए से अब जबकि सिर्फ 100 दिन बचे हैं, कौन कहां पर खड़ा दिखाई देता है।
देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की तैयारी जो है वो तो अपनी है अंजना, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखेंगे तो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है देश के हर सूबे में पहुंचना चाहती है, हर ब्लॉक तक पहुंचना चाहती है और लोगों को दर्शन करा के लेके जाना चाहती है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक पूरा प्लान तैयार कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी के सभी मुख्यमंत्री जो है अपनी कैबिनेट के साथ जाएंगे, उनकी तारीख और समय तय हो गए हैं, ये भी एक तैयार है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अभी तक बीजेपी ने भी सीट शेयरिंग की बात नहीं की है। अगर बिहार से ही शुरू करूं तो बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर बहुत प्रॉब्लम होंगी। चिराग पासवान है, पशुपति पारस हैं, दोनों चाहते हैं कि पुरानी संख्या जो है 6 सीटें उनको मिल जाए और एक राज्यसभा मिल जाए, ये संभव नहीं है। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा आए हैं जो 2014 में 3 सीटों पर लड़े थे, तीनों जीते हैं। अब वो चाहते हैं 3 सीटें उन्हें मिले। भारतीय जनता पार्टी उनको 3 सीटें देने में इस वक्त जो है वो कंफर्टेबल नहीं है। दूसरी तरफ मांझी हैं, मांझी चाहते हैं उनको 2 लोकसभा मिल जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 1 सीट मिल जाए। अब ऐसे में अगर नीतीश कुमार की वापसी हो जाती है एनडीए में, तो फिर इन दलों का क्या होगा जिनका स्टैंड ही नीतीश कुमार के खिलाफ है? चिराग पासवान का क्या होगा जो 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश का विरोध करते हुए ही जो है वो छोड़ के गए थे? उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा? जब 2019 का चुनाव आया था लोकसभा में तो नीतीश कुमार ने स्टैंड ले लिया था कि आपको जो है उपेंद्र कुशवाहा को बाहर रखना होगा, तो भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार कर दिया था उपेंद्र कुशवाहा को। और मांझी जो साथ में आए थे और नीतीश के आने के बाद वो छोड़कर जो है आरजेडी के साथ गठबंधन में चले गए, तो बीजेपी के सामने भी समस्याएं हैं सीट शेयरिंग को लेके। लेकिन यह है कि बीजेपी बड़ी आराम से जो है ये कहते हैं कि बहुत ठंडा करके खाती है और इसका फायदा भी मिलता है। और बीजेपी एक बहुत आज की तौर पे देखे तो 303 सीटों पे उसके दलों की संख्या और जमीनी हकीकत उतनी नहीं है। चाहे वो ममता बनर्जी हो, अशोक, या फिर अखिलेश यादव हो, वो अपने स्टेट में ये मानते हैं। चाहे बिहार में ही कांग्रेस की हाल स्थिति देखिए, वो कहते हैं लोकसभा चुनाव में आपने 3 में न 13 में आपकी जो स्थिति है, आप 10-10, 12-12, 15 सीट मांगेंगे तो हम नहीं देंगे। और इसी की वजह से देखिए आज ये नौबत आई कि ममता बनर्जी ने अब जबकि इतने कम दिन बचे, सीधा कह दिया हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पंजाब में भगवंत मान ने कह दिया है। तो ये एक तरह से बता रहा है, जबकि ये अगर हम कांग्रेस पार्टी के नजरिए से देखें 2019 में 209 सीटों पर नंबर 2 पोजीशन पर कांग्रेस पार्टी थी। वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा उसे सीटें मिले, ताकि अगर फायदा वाकई होता है विपक्षी गठबंधन का, बीजेपी वर्सेस 1 कैंडिडेट का, तो उसकी झोली में सबसे ज्यादा सीटें आए। अशोक, बिल्कुल अंजना, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, अखिलेश यादव, अगर यूपी की बात की जाए, अखिलेश यादव को लगता है कि कांग्रेस का बहुत ज्यादा यहाँ पर दावा नहीं बनता है, इसलिए वो कांग्रेस के साथ जाना चाहती है। मायावती के साथ कांग्रेस चाहती थी, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव के बाद कौन उनकी गारंटी लेगा। लेकिन मायावती ने ऐलान कर दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी। तो यूपी में गठबंधन अभी तक तय नहीं हो पाया है। जो महागठबंधन की बात हो रही थी, सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत आगे बढ़ने की बात हो रही थी, वहां नहीं हो पाया, क्योंकि कांग्रेस को जो सीटें मांग रही है कांग्रेस, वो समाजवादी पार्टी नहीं देना चाह रही है। क्योंकि चौधरी अजीत सिंह की पार्टी के साथ भी उनका गठबंधन है, उनके साथ सीट शेयरिंग का उन्होंने घोषणा कर दी, लेकिन कांग्रेस के साथ अभी नहीं हुआ है। उधर ममता बनर्जी 5 सीटें कांग्रेस मांग रही है बंगाल के अंदर, लेकिन ममता बनर्जी ने 2 देने की बात की है, ज्यादा से ज्यादा 3 दे सकती है। और दूसरा, अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोले रखते हैं हर रोज के रोज। वो वामपंथियों की तरह ममता बनर्जी कहती भी हैं कि अधीर रंजन चौधरी को छोड़ा हुआ है कांग्रेस ने। कांग्रेस को कई बार कंप्लेंट कर चुके ममता बनर्जी कि आप अधीर रंजन को चुप कराइए। एक तरफ तो आप गठबंधन करना चाहते हैं और उन्हीं की सरकार के खिलाफ वो मोर्चा खोले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो, और वामपंथियों के साथ जाने का मतलब ही नहीं है ममता बनर्जी का। 3 दशक से ज्यादा की लंबी लड़ाई ममता बनर्जी की वामपंथियों के खिलाफ थी। उन्हीं को हरा करके उनके साथ लड़के सत्ता में ममता बनर्जी पहुंची थी, तो उनके खिलाफ उनके साथ जाने का सवाल नहीं उठता। कांग्रेस पर ये सारे अब एकजुट होकर ना अशोक, कांग्रेस पार्टी पर अब दबाव बना रहे हैं, एक तरह से फाइट बैक इसे कहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तमाम राज्यों में ये दबाव बना रही थी कि ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार, ज्यादा से ज्यादा टिकटें, सीटें उन्हें मिले।